Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about tornadoes in Assam, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 geophysical phenomena point of view. तो देखिए, टोर्नाडोज एक जियोफिजिकल फिनोमेना है. ये कैसे बनता है एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो टोर्नाडो बनने के लिए एक कोल्ड और एक वार्म एयर पैकेट का कोलाइड करना ज़रूरी है. तो एक साइड से कोल्ड एयर पैकेट आ रहा हो, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि एयर मूव्स इन अ सीरीज ऑफ पैकेट्स. तो एयर को ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं, विंड को, आई एम सो सॉरी, विंड इज अ फास्ट मूविंग एयर, राइट. तो विंड इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज मूवमेंट ऑफ एयर पैकेट्स. तो एक साइड से कोल्ड एयर पैकेट्स आ रहे हों, दूसरे साइड से वार्म एयर पैकेट्स आ रहे हों, और जब वो एक दूसरे से आकर के इंटरफेस बनाते हैं तो फिर हम लोग उसको कहते हैं मीटिंग अप ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर पैकेट, और ये फिर होता है इंटरफेस. अब होता क्या है, वार्म एयर पैकेट का मतलब ही है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वार्म एयर पैकेट. और ज़्यादा टेम्परेचर होने का मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वार्म एयर पैकेट्स विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अप ओवर द कोल्ड एयर पैकेट. तो ये ग्रीन कलर से हमने मान लीजिए कोल्ड एयर पैकेट दिखाया है. तो ये वार्म एयर पैकेट विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अप ओवर द कोल्ड एयर पैकेट बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी दैट इट हैज़. और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये थोड़ा सा ऐसे रिवॉल्व भी करने लगता है, एक सर्कुलर फैशन में मूव भी करने लगता है एयर, ये जो वार्म एयर पैकेट वाला है. तो ये जो वार्म एयर पैकेट है ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करते हुए ऊपर उठने लगता है. बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी इट इज़ क्लाइंबिंग अप, एंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन. और जब ये इसकी हाइट बढ़ने लगती है तो फिर नेचुरली टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज एज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस टेम्परेचर कम्स डाउन. और जब टेम्परेचर कम होता है तो इन वार्म एयर पैकेट के अंदर जो मॉइस्चर हैं वो धीरे से फिर ड्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं, और धीरे धीरे जब वो ड्यू काफ़ी हेवी होने लगता है तो फिर द सेम ड्यू कम्स एंड फॉल ऑन द सरफेस एज रेनफॉल. और ये जो फास्ट मूविंग वार्म एयर पैकेट्स हैं, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट दे ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बिकॉज ये बहुत सारे ड्यू जो हैं हाइयर टेम्परेचर पे जाकर के, हाइयर एलिवेशन पे जाकर के वो फिर धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगते हैं छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में, एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग क्लाउड्स. तो मुद्दा ये है, एक बार फिर मैं बता दूं टोर्नेडो बनता कैसे है. एक तरफ साइड से कोल्ड एयर पैकेट, दूसरे साइड से वार्म एयर पैकेट राइजिंग एंड रिवॉल्विंग, एंड द सेम टाइम बिकॉज ऑफ saturation limit, since the temperature is coming down of this warm air packet, the moisture converts into dew, and the dew falls in the form of rain. At the same time some of the dew gets crystallized and leads to formation of clouds, cumulonimbus cloud. तो ये एरिया में cumulonimbus clouds बनते हैं, हेवी रेनफॉल होती है. और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये क्लाउड्स इतने हेवी हो जाते हैं, बिकॉज दिस फास्ट मूविंग विंड्स इट मूव्स अप इन अ वेरी फास्ट पेस. तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वो इतने हेवी हो जाते हैं कि दे सडनली स्टार्ट फॉलिंग ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन, और फिर उसी को हम लोग कहते हैं टोर्नेडो. तो टोर्नेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एयर पैकेट मीट्स वार्म एयर पैकेट. वार्मर विंड हैविंग मोर स्पीड are having more energy, and they start climbing over the cool air packet. When the warm wind rises, it leads to formation of large cumulonimbus clouds and heavy rainfall. When the cloud becomes too heavy, it falls on a particular location causing a massive damage, and this location जहाँ पे ये हेवी क्लाउड फॉल करता है उसी को हम लोग कहते हैं टोर्नेडोज. अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे हेवी क्लाउड स्टार्ट फॉलिंग हियर, दिस इज टोर्नेडो. टोर्नेडोज़ का फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक साइक्लोन्स. साइक्लोन्स भी ऐसे ही बनते हैं. तो किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में हीटिंग होती है, फिर आसपास की जो रिलेटिवली कूलर विंड्स हैं वहाँ कन्वर्ज करती हैं, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स दे स्टार्ट रिवॉल्विंग ऑल्सो एंड दे स्टार्ट राइजिंग ऑल्सो. तो टोर्नेडोज़ और साइक्लोन्स के बनने में जो मैकेनिज़्म है मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन एक मेजर अंतर है जो आपको ध्यान रखना है. Cyclones are formed on ocean,
while tornadoes are formed on land and they also fall on land. अभी टोर्नाडोज़ की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टोर्नाडोज़ यूएस में बनते हैं. पूरे दुनिया भर में जितने टोर्नाडोज़ आते हैं उनको मिला लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा अकेले यूएस में हर साल टोर्नाडोज़ आते हैं. कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं. आखिर यूएस में ज़्यादातर टोर्नाडोज़ बनने के पीछे कारण क्या है? तो कारण है कि जो कंडीशंस होते हैं टोर्नाडो बनने के, वो कंडीशंस यूएस में आराम से फुलफ़िल हो जाते हैं. कनाडा साइड से कूल एयर पैकेट्स आता रहता है और जबकि गल्फ़ ऑफ मेक्सिको साइड से वार्म एयर पैकेट आता रहता है और दोनों मिलते हैं एंड देन दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टोर्नाडोज़. अब टोर्नाडो हम पढ़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आसाम के अंदर या इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर टोर्नाडो बनना एक रेयर इंसिडेंट या रेयर अकरेंस हो सकता है, माना जा सकता है. लेकिन हमारे स्टेट आसाम में 2 दिनों पहले देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ टोर्नाडो. दिस टोर्नाडो वाज क्रिएटेड इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. कोई इससे खास लॉस इंजरी किसी को हुआ नहीं, कोई भी मैटर या मैन मटेरियल का लॉस हुआ नहीं, बट फिर भी इट्स अ मैटर ऑफ रेयर अकरेंस एंड दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग इट. क्योंकि आसाम के अंदर या पूरे इंडिया में नॉर्मली टोर्नाडो नहीं बनते हैं. तो टोर्नाडो ये जो बना था इट वाज क्रिएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर. फिर ये कुछ छोटे छोटे विलेजेस से होते हुए गुजरते हुए इट फेल ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट. लेकिन वो लोकेशन भी काफ़ी छोटा था और कुछ खास डैमेज हुआ नहीं. फिर भी कुछ वीडियो सोशल मीडियाज़ में आ रहे हैं रिगार्डिंग द टोर्नाडो दैट वाज क्रिएटेड ओवर बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट. तो एक इस तरह का वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं. जब क्लाउड बहुत हेवी हो गया तो एट वन पर्टिकुलर लोकेशन स्टार्टेड टू फॉल डाउन, इसी को हम लोग कहते हैं टोर्नाडो. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग summers. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. It is also important from prelims exam perspective. बेसिक या जनरल साइंस के जो सवाल आते हैं उसमें इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. तो न्यूज़ क्या है सबसे पहले ये देखते हैं. आईपीसीसी की रिपोर्ट नंबर 6 में उन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स अभी हाल फिलहाल में ऐड किए हैं. आपको मैं बता चुका ऑलरेडी आईपीसीसी है क्या, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हाउ इट वाज क्रिएटेड. वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स अर्लियर ऑल्सो. तो आज हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम आईपीसीसी के इस छठे रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे. तो आईपीसीसी के इस छठे रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमिडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टिमेटिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएटेड ऑन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग समर्स. तो समर्स में हमें लगता है कि हाई टेम्परेचर खतरनाक है, लेकिन हाई टेम्परेचर तो खतरनाक होता ही होता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इफ़ हाई टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी प्लेज अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. हमारी बॉडी पर स्ट्रेस क्रिएट करने में समर्स के टाइम में ज़्यादा रोल प्ले करता है ह्यूमिडिटी. तो अगर हमें रोल ऑफ ह्यूमिडिटी को समझना है कि कैसे ह्यूमिडिटी हमारे ऊपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट करता है, इसको अगर हमें समझना है तो हमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे. हाउ इवेपोरेशन वर्क्स एंड हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूटिलाइज इन आवर डे टू डे लाइफ. तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक. आपने देख रखा होगा इस तरीके का अर्थन पॉट, जिसको हम लोग घड़ा या मटका कहते हैं. मिट्टी का बना होता है, पकी हुई मिट्टी का बना होता है. हम लोग गर्मियों के टाइम में ख़रीद करके ले आते हैं ये अर्थन पॉट, जिसमें पानी रखने से पानी ठंडा हो जाता है. राइट, उसका पानी नॉर्मली ठंडा रहता है. अब इसका पानी ठंडा क्यों रहता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सब जानते हैं, मैं बस रिवाइज़ करा रहा हूँ. ये जो अर्थन पॉट है, इसके अंदर जो पानी रखा हुआ रहता है वो पानी धीरे धीरे ट्रिकल करते हुए
इस सरफेस पे आता है, अर्थन पॉट के सरफेस पे आता रहता है। और जैसे ही इसके सरफेस पे आता है वो पानी बाहर के एयर के कांटेक्ट में आता है और उस कारण से, जो कि एयर वार्म है, तो उस कारण से ये पानी इवेपोरेट हो जाता है। अब जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा, इसको क्या चाहिए, इसको थोड़ा हीट चाहिए इवेपोरेट होने के लिए, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना। अब देखो, मटके का पानी मटके के सरफेस पे आया तो पानी आ गया। अब ये लिक्विड फॉर्मेट में है, इसको इवेपोरेट होकर के अगर वेपर फॉर्मेट में जाना है तो इसको थोड़ा हीट चाहिए, और वो हीट ये क्या करता है, इसी मटके के सरफेस से ही ले लेता है और इवेपोरेट होकर के फिर वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है कि लगातार हीट लॉस हो रहा है मटके के सरफेस से, आउटर सरफेस से। अंदर से पानी आ रहा है, सरफेस पे इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट होने के लिए उसने इस मटके के सरफेस से लेटेंट हीट को लिया, और इस तरीके से लगातार हीट लॉस हो रहा है इस मटके के सरफेस से। और इस कारण से ये जो मटका है ये फिर अर्थन पॉट है, इसका आउटर सरफेस कूल रहता है, और जब आउटर सरफेस कूल रहता है तो धीरे धीरे इनर सरफेस भी कूल हो जाता है। यही अगर आप पानी किसी स्टील पॉट में रखें तो वहाँ पे चूँकि पानी ट्रिकल करके बाहर के सरफेस पे आता नहीं है, और चूँकि ट्रिकल करके सरफेस पे आएगा नहीं, इवेपोरेशन होगा नहीं, और इवेपोरेशन होगा नहीं तो स्टील के घड़े में रखा हुआ पानी कभी भी ठंडा नहीं होता है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड कीपिंग द अर्थन पॉट वाटर कूल ड्यूरिंग द समर डेज। अंदर का पानी सरफेस पे आएगा और सरफेस में आने के बाद इवापोरेट होगा और फिर सरफेस को ठंडा रखेगा। यही काम होता है हमारी बॉडी के ऊपर भी, जो हम स्वेटिंग करते हैं और स्वेट फिर जो इवापोरेट होता है, दैट इज ए मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग आवर बॉडी कूल। देखो, हमारी बॉडी लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन करती है, लेकिन गर्मी के दिनों में अगर मान लीजिए हम वॉक कर रहे हैं या कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर होता क्या कि हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी 98.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, हम वॉक करना शुरू कर दिया है, कोई दूसरा मेहनत का काम करना शुरू कर दिया, जॉगिंग करना शुरू कर दिया, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हीट रिलीज़ करती हैं एज बाई प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर हीट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब अगर ये हीट को जल्दी जल्दी हमने अपने बॉडी से लूज नहीं किया तो फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होने लगेगी। अब उसी प्रोसेस में फिर क्या होता है कि हमारा जो स्किन है वो अंदर से स्वेट रिलीज़ करता है, स्वेट। ठीक है, और ये स्वेट फिर इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर के हमारी बॉडी के स्किन से धीरे धीरे टेम्परेचर को डिसिपिएट करता है, और इसी तरीके से हमारे बॉडी का हीट जो है वो धीरे धीरे डिसिपिएट होता है। तो जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं गर्मी के दिनों में, उनके लिए स्वेटिंग ज़रूरी है ताकि उनके अंदर का हीट थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहे। तो स्वेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड excessive inbuilt of heat inside your body during summers, especially when you are working out. तो ये कैसा होता है, the water from the sweat evaporates and it draws heat from the body and thus it keeps our body cool. अब अगर मान लो जैसे यहाँ स्किन के अंदर से स्वेट आया और इवेपोरेट कर गया, और इस कारण से हमारे बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं बनता है। लेकिन अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, ह्यूमिडिटी तो आप समझते ही हैं, व्हेन द एयर अराउंड अस कैरीज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इटसेल्फ। तो अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, हमारे आसपास की जो हवा है उसमें ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मॉइस्चर है, उस केस में क्या होगा, जब आप रनिंग कर रहे होंगे, जॉगिंग कर रहे होंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हुआ। उस हीट को डिसिपिएट करने के लिए आपके स्किन ने थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ किया, जिसको हम लोग स्वेट कहते हैं, पसीना कहते हैं। लेकिन चूंकि आसपास के हवा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, वो खुद सैचुरेटेड है, आपके बॉडी का पसीना, आपके बॉडी का स्किन का मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, और उस केस में आपकी बॉडी जो है हीट लूज नहीं कर पाएगी, और आप थोड़ा सा भी वॉक करके थकना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी से हीट डिसिपिएट नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ किसी एरिया में, जैसे आप कोलकाता चले जाएं या चेन्नई चले जाएं, मुंबई चले जाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता बिकॉज ऑफ नियरनेस टू द सी, लेकिन बिकॉज ऑफ नियरनेस टू द सी वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ की हवाओं में, और इस कारण से फिर आपको
कम टेम्परेचर में भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास के भी टेम्परेचर में थोड़ा सा वॉक करने पे थकावट महसूस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से कूल अपने आप को नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मॉइस्चर इन द एयर अराउंड इट। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में अपने स्कूल के दिनों में ज़रूर कर रखा होगा। आप 2 थर्मामीटर लेते हैं और एक थर्मामीटर ऐसे आप ओपन रखते हैं और दूसरे थर्मामीटर के अराउंड आप एक इस तरह का मूसलिन या कोई कॉटन का क्लॉथ लेकर के उसको भिगा करके उसके बल्ब के अराउंड उसको रैप अप कर देते हैं। अब ये जो आप देखेंगे, ये जो थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, एज़ कम्पेयर टू दिस थर्मामीटर जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये नेचुरल भी है कि नहीं, ये जब अब आपने इसके अराउंड ये कॉटन या मुस्लिन रैपअप करके और मॉइस्चर डाल दिया है तो धीरे धीरे ये मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, और जब इवेपोरेट होगा तो इस बल्ब के सरफेस से वो थोड़ा बहुत हीट लेकर के डिसिपेट करता रहेगा, और हीट लेकर के डिसिपेट करता रहेगा तो नेचुरली इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हैपनिंग एट दिस सरफेस एंड टेकिंग अवे हीट फ्रॉम दिस सरफेस। तो यही हमारे बॉडी में भी होते रहना चाहिए समर के दिनों में, लेकिन वो नहीं हो पाता है अगर आसपास की हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो। एंड दिस इज़ हाउ ये IPCC का ये रिपोर्ट कहता है कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जो पूरे इंडिया भर में भी हीट चल रही है, हीट वेव चल रही है, उसके पीछे हाई टेम्परेचर तो कारण है ही है, साथ ही साथ हाई मॉइस्चर भी कारण है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में जब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपका कूलर काम करना बंद कर देता है। AC काम करता है, कूलर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कूलर भी इसी फंडे पे काम करता है। वो वाटर को लेता है और अपने जो आसपास के फिन हैं उसको धीरे धीरे वो वेट करता है, और फिर उसको इवेपोरेट होने से वो फिन ठंडे होते हैं, जिससे वो फिर ठंडी हवाएं आपको दे पाता है। लेकिन वो तभी काम करेगा जब आसपास की हवाओं का मॉइस्चर कम हो। अगर हवा खुद ही ह्यूमिड हो जाए, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए, तो फिर कूलर भी काम नहीं करेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये UPSC में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रीलिम्स क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट declared a wildlife sanctuary, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखो फॉरेस्ट का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हम सब जानते ही हैं, फिर भी APSC ने इस बार मेंस में पूछ लिया था फॉरेस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंस, तो मैंने 4 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं जस्ट टू हेल्प यू इन रिवाइजिंग थिंग्स। फॉरेस्ट ऑफ कोर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक फॉडर, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फाइबर। सॉइल इरोजन से भी बचाता है हमें फॉरेस्ट, क्योंकि पेड़ जब होते हैं तो उनके जो रूट्स होते हैं वो फिर फास्ट मूविंग वाटर से सॉइल को इरोड होने से बचाता है। उसके अलावा फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेंटेनिंग हाई बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि फॉरेस्ट ऑल्सो हाउसेज मैनी फ्लोराज एंड फॉनास। तो इस तरीके से फॉरेस्ट के कई सारे रोल हैं हमारे जीवन में। अभी फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं और उनको किस किस लेवल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको ज़रा देखते हैं एक एक करके हमारे देश में, जिनके लिए अलग अलग क्या क्या कानून है। तो देयर इज़ एन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के हिसाब से हमारे देश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड एरियाज डिफाइन किए जाते हैं। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB। उसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व डिसाइड किया जाता है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो भी एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। तो ये अलग अलग तरह के जो भी प्रोटेक्शन मिले हुए हैं फॉरेस्ट एरियाज़ को, वो अलग अलग तरीके से ये प्रोटेक्शन दिए गए हैं। 2 तो प्रोटेक्शन रिजर्व्ड एरिया, फॉरेस्ट एरियाज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क आर आउटकम ऑफ domestic legislations, while biodiversity hotspot and biosphere reserves are outcome of some international initiatives। अब सारे तरह के जो भी एरियाज़ हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, इनको प्रोटेक्शन भी अलग अलग लेवल का मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे कम प्रोटेक्शन है प्रोटेक्टेड एरिया को, उसके बाद उससे रिलेटिवली ज़्यादा प्रोटेक्शन है रिजर्व फॉरेस्ट को, उससे ज़्यादा फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन है नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क को इनफैक्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अभी क्या प्रोटेक्शन है वो एक एक करके देखेंगे। ये जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, दे आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। जबकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जबकि
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दोनों को इस्टेब्लिश किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब देखते हैं अलग अलग लेवल का जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कैसा है, हंटिंग एंड ग्रेजिंग इज अलाउड बाय द लोकल कम्युनिटीज़, लेकिन वहाँ के पेड़ को काटना अलाउड नहीं होता है प्रोटेक्टेड एरियाज में। रिजर्व फॉरेस्ट में कैसा है, हंटिंग एंड ग्रेजिंग इज ऑल्सो बैंड बट सेटलमेंट्स ऑफ लोकल्स आर अलाउड इवन इन रिजर्व फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंटिंग ग्रेजिंग तो बैन है ही, ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड नहीं है, लेकिन सम बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक टूरिज्म या कलेक्टिंग टिम्बर इज अलाउड बट सेटलमेंट इज़ नॉट अलाउड। नेशनल पार्क में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हाईएस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। आप बोलेंगे सर हम तो काजीरंगा नेशनल पार्क घूम के आ गए, तो आप कैसे कह रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड। माइंड इट, काजीरंगा नेशनल पार्क का जो कोर एरिया होगा वहाँ पे आपको जाने नहीं देंगे वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, क्योंकि एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड टूरिज्म आर अलाउड इन द कोर एरिया ऑफ नेशनल पार्क। अभी ऐसा नहीं है कि किसी एरिया को आपने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो ज़िंदगी पर वो रिजर्व फॉरेस्ट ही रहेगा, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया तो ज़िंदगी पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगा। जगहों को अपग्रेड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1908 में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, 1916 में इसको काजीरंगा गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, 1938 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बाद से इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे हंटिंग बैन की गई। 1950 में इसको जाकर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, 1974 में इसको जाकर के नेशनल पार्क बनाया गया, और 1985 में इसको नेचुरल हेरिटेज का टैग दिया यूनेस्को ने। तो अलग अलग अपग्रेडेशन, रिजर्व फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क का अपग्रेडेशन किया जा सकता है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एरिया अगर नेशनल पार्क है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हो सकता है, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एरिया में कोर एरिया को हम लोग नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें, उसके आसपास के कुछ एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दें, और उसके कुछ बाहर के एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि आसाम सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन की मदद से आसाम के अंदर एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है, जो बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके बनाया गया। तो दिस बेहली रिजर्व फॉरेस्ट इज़ इन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, उसको अब अपग्रेड कर दिया गया है टू द लेवल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको 1917 में डिक्लेयर किया गया था एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, उसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। अगर बात की जाए बेहली रिजर्व फॉरेस्ट की तो यहाँ पे लगभग 950 तरह के स्पीसीज़ मिलते हैं, और इसका एरिया है, याद रखना इस साल APSC PT के लिए ज़रूरी हो चुका है, तो इसका एरिया है 157.25 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने सीधा सीधा जो गजट नोटिफिकेशन था बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो नोटिफिकेशन की एक कॉपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। The next article is about cooling off period for bureaucrats, and this topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view, especially from the topic code of ethics and code of conduct। तो देखिए कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है, ज़रा ये समझिए। तो ब्यूरोक्रेट्स जो भी गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद या अपनी जॉब छोड़ने के बाद, चाहे जिस भी कारण से, हो सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो या नेचुरल रिटायरमेंट के बाद भी उनको कूलिंग ऑफ पीरियड स्पेंड करना होता है, यानी कि कुछ टाइम वेट करना होता है बिफोर दे कैन ज्वाइन एनी प्राइवेट फर्म। तो कूलिंग ऑफ पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच अ ब्यूरोक्रेट हैज़ टू वेट आफ्टर रिटायरमेंट बिफोर दे कुड ज्वाइन अ प्राइवेट फर्म। तो एज पर रूल्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर ग्रुप ए सर्विसेज, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इज़ 1 ईयर। तो 1 साल का इंतजार करना होता है बिफोर दे कैन ज्वाइन एनी प्राइवेट फर्म। अगर उससे पहले ज्वाइन करना है तो गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना होगा। अगर आप बिना गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लिए हुए अगर आप कोई भी प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, और कई सारे जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो रोके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो कूलिंग ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट डज़ नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस केस में आपको कूलिंग ऑफ पीरियड स्पेंड नहीं करना है। तो इस पे मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था कि इलेक्शन लड़ने में भी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस मैटर शुड बी बेस्ट लेफ्ट टू द लेजिस्लेचर्स कंसर्न्ड। पार्लियामेंट को कानून बनाने दीजिए इस मामले पे,
कि कूलिंग ऑफ पीरियड इलेक्शन लड़ने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फॉर ब्यूरोक्रेट्स। अब करंट न्यूज़ क्या है, क्यों हम ये कूलिंग ऑफ पीरियड पढ़ रहे हैं? तो अर्चना गोयल गुलाटी जी, सी इज ए 1989 बैच ऑफिसर ऑफ इंडियन पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन अकाउंट, मतलब अलाइड सर्विसेज, IAS अलाइड सर्विसेज को बिलोंग करती हैं और थी इनफैक्ट ये जॉइंट सेक्रेटरी थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आई होप आप समझते होंगे, जिसका मेन काम होता है कि हमारे देश के अंदर किसी भी कंपनी का मोनोपोली डेवलप ना होने दें, एक्सट्रैक्टिव पावर ना डेवलप होने दें, सारे के सारे प्लेयर्स चाहे नए हों या पुराने सबके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर कराए, ये काम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। और उसमें ये जॉइंट सेक्रेटरी के बतौर काम कर रही थी। उसके बाद इन्होंने वो जॉब छोड़ दी और 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड बिताने के बाद सी ज्वाइंड गूगल एज चीफ ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप कहेंगे सर कूलिंग ऑफ पीरियड तो उन्होंने स्पेंड किया ही, 1 साल वेट किया, रिटायरमेंट लिया, इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले नौकरी से पहले खुद से इस्तीफ़ा किया, इनका 60 साल का एज हुआ नहीं था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, फिर 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड से स्पेंड किया और फिर उन्होंने गूगल को ज्वाइन कर लिया बतौर अ पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर, हेड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब अर्चना गोयल गुलाटी जी CCI में थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में थी, तब उन्होंने गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उससे रिलेटेड एक केस हैंडल किया था जिसमें गूगल के ऊपर एलिगेशंस थे कि गूगल इज़ यूजिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक पावर इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को गूगल अपने हिसाब से, जैसे कितने नए नए डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं ना, जैसे न्यूज़ 18 एंड ऑल, जो गूगल पे अपने अपने न्यूज़ पब्लिश करते हैं, तो इस तरह के डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को गूगल जो है आर्म ट्विस्ट कर रहा है अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। गूगल के अलावा कहीं और प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, अपना न्यूज़ पब्लिश करेंगे, कोई देखेगा ही नहीं। तो गूगल मोनोपोलिस्टिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए CCI में ये मामला गया था और उसको हैंडल कर रही थी अर्चना गोयल गुलाटी जी। और इस मामले के बाद एंड द जजमेंट केम मोस्टली इन फेवर ऑफ गूगल इटसेल्फ, और उसके बाद अर्चना गोयल गुलाटी जी ने रिज़ाइन कर दिया और 1 साल वेट करके इन्होंने गूगल को ही ज्वाइन कर लिया। सो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस दिखाता है। कहीं ना कहीं हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो प्राइवेट फर्म्स के साथ काम करके और उनको हो सकता है थोड़ा बहुत फेवर दे करके और बाद में 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड स्पेंड करके उसी प्राइवेट फर्म में किसी हाई पोस्ट पे ज्वाइन कर ले, तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज ऑफ पावर या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है। तो इसके बाद फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड को और बढ़ा देना चाहिए, 2 साल या 3 साल कर देना चाहिए, क्योंकि 2015 से पहले तक कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल का हुआ करता था, उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया। तो क्या इसमें और चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ सम मिसयूज ऑफ पावर एंड कन्फ्लिक्ट of interest. The next article is about completion of Mission Basundhara 1.0. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. मिशन वसुंधरा क्या है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये लैंड रिलेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो असम सरकार ने पिछले साल शुरुआत की थी। जो नॉन कैडेस्ट्रल विलेजेज है, नॉन कैडेस्ट्रल विलेजेज मतलब ऐसे विलेजेज जहाँ का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, जहाँ पे अभी लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू नहीं हुआ, उनकी सर्वे कराना पहला गोल था। लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करना, जिसका मान लो कि लैंड को लेकर के जिसका नाम गलत चढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, इस तरह के छोटे मोटे कई सारे इशूज़ होते हैं। 2 भाइयों के बीच में लैंड का पार्टीशन होना है, तो ये सब तरह के कई सारे छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, इन सबको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करना। कंप्लीट ऑल अदर पेंडिंग पार्टीशन एंड म्यूटेशन केसेस रिलेटेड टू लैंड इन अ मिशन मोड एंड ऑर्गेनाइजिंग राजा अदालत। राजा अदालत क्या होता है? इट इज़ कंडक्टेड इन असम टू डिस्पोज ऑफ द केसेज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू। तो राजा अदालत को कंडक्ट किया जाए ताकि लैंड रिलेटेड इशूज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, लैंड रिलेटेड रेवेन्यू इशूज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव से मिशन वसुंधरा स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2021 को, यानी कि पिछले साल गांधी जयंती पे स्टार्ट किया गया था। और टारगेट रखा गया था कि 10 मई 2022 तक जितने भी केसेज हैं इस तरह के पेंडिंग केसेज उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। 10 मई को क्या खासियत है, आज का दिन क्या खासियत है? दिस इज़ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो मौजूदा जो सरकार है हिमंता बिस्वा शर्मा साहब के लीडरशिप में, इसके 1 साल आज पूरे हुए हैं। इसी अवसर पर इन्होंने एक लिस्ट आई है ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी इन लास्ट 1 ईयर कि असम सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। उस लिस्ट में कई सारी बातें बताई गई हैं जो APSC एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कल कवर करूंगा। वापस से मुद्दे पे आते हैं कि
मिशन वसुंधरा 1 साल पूरे हो गए, मतलब असम सरकार के 1 साल जब पूरे होते 10 मई उस दिन तक मिशन वसुंधरा के अंतर्गत सारे जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे उसको रिजॉल्व किए जाने थे। अब जरा देखते हैं कि मिशन वसुंधरा ने अपना गोल अचीव किया कि नहीं किया। तो एज पर दिस डाटा मिशन वसुंधरा हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट्स गोल। जितने एप्लीकेशन आए थे मिशन वसुंधरा के अंदर 8,13,981 सारे के सारे एप्लीकेशन डिस्पोज हो गए। 672 विलेजेस को टारगेट किया गया था उनकी सर्वे करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में 732 विलेजेस की सर्वेइंग की गई है। उसके अलावा 11 मई यानी कि कल के दिन से मिशन वसुंधरा से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या जितने भी सर्विसेज हैं दैट विल बी एप्लीकेबल अंडर आसाम राइट टू पब्लिक सर्विसेज पोर्टल। ये पोर्टल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको आपको ई गवर्नेंस के अंदर मेंशन करना है। जितने भी आजकल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ज़्यादातर आसाम सरकार के गवर्नमेंट सर्विसेज आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगे, आसाम राइट टू पब्लिक सर्विसेज पोर्टल पे। अब हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने, असम सरकार ने अनाउंस किया है मिशन वसुंधरा 2.0, जो कि लॉन्च किया जाएगा आने वाले 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर 2022 से लॉन्च किया जाएगा मिशन वसुंधरा 2.0। उसमें कुछ नए टारगेट्स रखे जाएंगे शायद से, लेकिन एग्जैक्टली क्या उसमें टारगेट किया जाएगा अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट किया असम सरकार ने कि जो एम्प्लॉयज़ मिशन वसुंधरा के साथ एसोसिएटेड थे उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाए, क्योंकि उन्होंने जो बढ़िया काम किया है मिशन वसुंधरा को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करने का, उसके लिए देयर शुड बी अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देयर हार्ड वर्क। तो जो उनको सैलरी मिलती है हर महीने वो तो मिलेगी ही, प्लस जितनी उनकी सैलरी है उतना अमाउंट उनको बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच यूजर कैन एक्सेस शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इट इज़ कंडक्टेड बाय अ मेथड नोन एज ओपन बैलेट, ये गलत है, नॉट ओपन बैलेट। एंड वोट वैल्यू ऑफ एवरी एमएलए इज इक्वल इन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड वोट वैल्यू ऑफ एमपीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इनफैक्ट तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, बट ये सवाल पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। सो नॉट ट्रू का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मोहनजोदारो तो करेक्टली मैच्ड है, लेकिन कालीबंगन इज इन राजस्थान एंड लोथल इज इन गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। मिशन भूमिपुत्रा इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।